A very good morning to all my students here. Today's topic is economic reform in Indian economy book. इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में मैंने आपको बताना है आज इकोनॉमिक्स के अंदर इंडियन इकोनॉमी में। फर्स्टली मैं आपको सब पहले तो ये बता दूं कि मैंने 5 चैप्टर्स आपको करा दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑलरेडी। और उसके बाद मैंने आपको इंडियन इकोनॉमी में पॉवर्टी चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 8 है, मैं आपको लेट मी क्लैरिफाई फर्स्ट। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हमने कर लिया है। 5 ईयर प्लान हमने वी हैड ऑलरेडी डन। Features, problem and policy of agriculture we have done. Strategy of industrial growth we have done. Fifth is Indian foreign trade we have done. Today we are going to start economic reform since 1991 and new economic policy. ये सारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है इसके बारे में हमने आज स्टडी करना है। 7 चैप्टर जो अगला आ रहा है वो हमने कर चुके हैं, पॉवर्टी चैप्टर है। 8 चैप्टर हमने नहीं करा है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। 9th भी नहीं करा, रूरल डेवलपमेंट। एंड 10th चैप्टर हमने एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट कर चुके हैं। ठीक है, आज मेन मेरा मोटो है, आज इस चैप्टर के ऊपर हमारे पास इकोनॉमिक रिफॉर्म के ऊपर मैंने थ्योरी देनी है 107 पेज पे। आपकी न्यू बुक्स में 107 पे है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी। इसके अंदर काफी चेंजेस आया है। ऑलमोस्ट अगर हम लेके चलें कि हमारी बोर्ड क्लासेस में 4 मार्क्स से लेके 5 मार्क्स के बीच का ये चैप्टर है। एक लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ 4 मार्क्स का न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म में कि एलपीजी की पॉलिसीज क्या है, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स आया हुआ है बोर्ड के अंदर। और 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन आ सकता है इस बारी कि हमारे पास काफी सारे क्वेश्चंस है, काफी सारे टॉपिक है, उनमें से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ऑलमोस्ट 5 मार्क्स का ये चैप्टर है जिसके बारे में मैं डिक्टेट करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको चैप्टर का नाम बता दूं, इकोनॉमिक रिफॉर्म। व्हाट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म? देखो नाम से पता लग रहा है रिफॉर्म करना, कि जिसके अंदर जनरल चेंजेस लेके आना, इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड रिफॉर्म्स लेके आना। जैसे कि इन्होंने बोला कि जिसके अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म में रेफर्स टू द सेट ऑफ ऑल इकोनॉमिक पॉलिसीज, जिसके अंदर सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज डायरेक्टेड टू एक्सेलरेट विद द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मेन इसकी एग्जैक्ट 1 लाइन डेफिनेशन यही बनती है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म रेफर्स टू अ सेट ऑफ ऑल इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसके अंदर सारी इकोनॉमिक पॉलिसी आती है। रिलेटेड टू बजट कह सकते हैं, रिलेटेड टू हमारे एक्सपेंडिचर कह सकते हैं, रिलेटेड टू टैक्सेस कह सकते हैं, रिलेटेड टू रिसिप्ट कह सकते हैं, रिलेटेड टू एक्सपोर्ट कह सकते हैं, रिलेटेड टू इंपोर्ट कह सकते हैं। सारी पॉलिसीज हमारी इसके अंदर आती है जो कि जनरली इस सबको रेगुलेट करती है इंडियन गवर्नमेंट। डायरेक्टेड टू एक्सेलरेट विद द पेस, इनका मेन मोटिव क्या होता है कि इकोनॉमी के अंदर बच्चे ग्रोथ बनी रहे और डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मेन मोटिव हमारे पास ये। देखो ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर यहाँ पे पॉइंट ये है कि ग्रोथ के साथ साथ हमारी साथ साथ डेवलपमेंट भी होती रहे। हमारी इंडियन कंट्री देखो ग्रोथ कंट्री तो है, कर तो रही है, साथ साथ डेवलपिंग कंट्री भी बन रही है। डेवलपिंग कंट्री के अंदर नई पॉलिसीज आए हैं, नए रूल्स आ रहे हैं, नए फ्रेम्स हो रहे हैं, नई इकोनॉमिक पॉलिसीज बन रही हैं, जिसके अंदर हम लोग सारी चीजों को फॉलो करने के बाद एक ट्रेड एसोसिएशन पॉइंट तक पहुंच गए। हमारे पास 3 ब्रॉड कंपोनेंट्स हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की। इसका एनईपी का मतलब है बेटा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। डन। 3 ब्रॉड कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट ब्रॉड कंपोनेंट का नाम है यहाँ पे 1 लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन वी हैड ऑलरेडी स्टडीड इन 9th ग्रेड। नेक्स्ट इज प्राइवेटाइजेशन, थर्ड इज ग्लोबलाइजेशन। अब इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है हमने, आगे आगे ये चैप्टर के एक टॉपिक है। ठीक है, फर्स्टली मैं आपको इंट्रो दे देता हूं बस इसका कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या है। सुनिए, लिबरलाइजेशन में हमारे पास पूरी आजादी है, पूरी कि फ्रीडम इन प्रोड्यूसिंग गुड्स, कि हम गुड्स को फ्रीडमली तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। वी आर फ्री फ्रॉम ऑल द मार्केट फोर्सेस। ठीक है, इसके अंदर इन प्लेस ऑफ लाइसेंसिंग की बात करें फॉर इंडिया, देखो हमारे पास ट्रेड करने के लिए हमारे पास इसके लिए लाइसेंसिंग इंपोज करना पड़ता है। नेक्स्ट इज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के अंदर बेटा स्टेट एंड ऑन बाय प्राइवेट सेक्टर ऑन। देखो प्राइवेटाइजेशन का नाम प्राइवेट से आ रहा है, स्टेट और कंट्रोल सारा इसको कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर करता है। इसके अंदर इन प्लेस ऑफ क्वार्टर्स जो मेन बनता है वो हमारे पास क्वार्टर है इंडस्ट्रियलिस्ट का। जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इन सब प्राइवेटाइजेशन के अंदर आएंगे। थर्ड आता है हमारे पास बच्चे ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या होता है?
फ्री फ्रॉम ऑल ट्रेड, सारे ट्रेड्स के लिए फ्री है। इसके अंदर काम भी हमें फॉलो करने हैं, गवर्नमेंट के रूल्स भी फॉलो करने हैं, गाइडलाइंस भी फॉलो करनी है, हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में भी देखना है, हमें प्रॉफिट्स के बारे में भी देखना है इकोनॉमी के, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारे पास ग्लोबलाइजेशन के अंदर परमिट मिल जाता है। मेन पॉइंट हमारे पास जो आता है वो आता है एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या बताता है, देखो हमारे पास ग्लोबलाइजेशन में एक्सपोर्ट में गुड्स को बाहर बेचते हैं, जैसे कि बाहर कंट्री की हमारे पास करेंसी आती है, और वो जो करेंसी आती है बच्चे, वो करेंसी जब हमारे देश में लगती है उससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। इंपोर्ट के अंदर क्या चीज है हमारे पास, इंपोर्ट में हम लोग गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, अपनी कंट्री का पैसा जा रहा है, इसमें हमारे को मेन बेनिफिट नहीं है। हमारी कंट्री को मैक्सिमम इंडियन इकोनॉमी ये बोलती है कि हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम अपनी कंट्री से एक्सपोर्ट करेंगे बेटा तो हमारे पास पैसा आएगा, जिससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, नई चीजों की टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन होगी। नेक्स्ट है हमारे पास, इन तीनों को मिला के एक वर्ड बना एलपीजी, जो मैंने लास्ट ईयर भी बताया कि लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया हुआ बोर्ड के अंदर। एलपीजी क्या बोलता है, एलपीजी पॉलिसी जो है हमारे पास सेटअप करी गई 1991। आपको अगर कोई पूछे बेटा ये सिर्फ आपने एक बेसिक चीजें पढ़ी, इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में पढ़ा, ग्रोथ डेवलपमेंट पॉइंट के बारे में पढ़ा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में पढ़ा, इसका मेन विशेषता है क्या, फीचर्स क्या है, हमें इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। हमारे देश में अच्छा बड़ा ग्रोथ कंट्री है, ठीक है, एजुकेटेड लोग हैं, काम चल रहा है अपने आप, ठीक है, हर चीज अपने आप वर्किंग अच्छे से कर रहे हैं हम लोग। हमारे पास नीड क्या पड़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म की। देखो हमारे पास 5 पॉइंट मैंने ऐसे बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इन पांचों के अंदर मैंने एक मेन क्रक्स पॉइंट लिखे हैं, आपकी बुक में पूरे अच्छे से एलैबोरेट है, मैं इन पांचों पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट पॉइंट है नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंदर हाई फिस्कल डिफेक्ट। मैंने आपको डिफेक्ट्स के बारे में बताया जिसमें लॉसेस होते हैं, हमारे रेवेन्यू कम होता है, पैसा नहीं आता हमारे पास, हमारे पर हाई फिस्कल डिफेक्ट हो रहे हैं बेटा, खर्चे इकोनॉमी में बढ़ रहे हैं, डिफेक्ट्स कम हो रहे हैं। देखो हमारे पास इसमें पॉइंट ये बोला कि हमारे पास पुअर फाइनेंशियल हेल्थ इन द इकोनॉमी है, कि हम पुअरर्स के लिए, जितने भी हमारे पुअरर, ठीक है, उनके लिए खर्चे बढ़ रहे हैं, हमारे पास चीजों के प्राइसेस बढ़े जा रहे हैं, रेवेन्यू के हमारे पास सोर्सेस कम है, हमारे पास रेवेन्यू सोर्सेस है ही नहीं, खर्चे बढ़े जा रहे हैं। अब हम देखें हमारे पास रेवेन्यू का सोर्सेस जो बनते हैं, मेन इंडिया में जो सोर्सेस बनता है वो सारा का सारा हमारे पास टैक्स है, और टैक्स अगर आएगा तो हमारे पास बेटा मार्केट इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी के अंदर खर्चा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट है फिस्कल डिफेक्ट। फिस्कल डिफेक्ट के अंदर इट इंडिकेट द पुअर फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। नंबर 2, इट इरिगेट द इन्फ्लेशन विद हिंडर द प्लेस ऑफ ग्रोथ। देखो बेटा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन होगा तो ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी। वो कहता है स्टेबल रहनी चाहिए इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहेगी तो बेटा नेचुरल बात है हमारे पास फिस्कल डिफेक्ट नहीं होगा। स्टेबिलिटी की जरूरत है, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी ही नहीं है। स्टेबिलिटी हो तो हमारे को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी ना पड़े, कोई भी चीज नहीं लेके ना आनी पड़े, ठीक है। सेकंड पॉइंट है बीओपी क्राइसिस। बेटा बीओपी का यहाँ पे क्राइसिस जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, कि बैलेंस हमारे पास बना रहे, बैलेंस ऑफ पेमेंट में बेटा रिसिप्ट कम हो रहे हैं, पेमेंट्स बढ़ रही हैं हमारे पास, मेन पॉइंट है ये। देखिए कि रिसिप्ट बढ़ रहे हैं, कम हो रही हैं, और पेमेंट्स इंक्रीज हो रही हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में कहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस रिलेट टू बीओपी डिफेक्ट। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रिसिप्ट एंड टोटल पेमेंट। इट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसिप्ट एंड टोटल पेमेंट। ओके, विद अमाउंटिंग अप, अगर आपको मैं बोलूं कि इस केस में बैलेंस ऑफ क्राइसिस के केस में हम लोग बोरिंग्स बहुत कर रहे हैं, बोरिंग्स, हमारे बोरिंग्स बढ़ रही हैं लोन्स की, ठीक है, और हमारे पास बोरिंग्स बढ़ने के कारण क्राइसिस आ रहा है, हम लोग उसको पे नहीं कर पा रहे, खर्चे बढ़ रहे हैं हमारे पास इकोनॉमी में, खर्चे बढ़ते रहेंगे तो हम लोग पे नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे वो ये पॉइंट बोल रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के अंदर कि हमारे पास पेमेंट पे करने के लिए नहीं है बेटा, हमारे पास रिसिप्ट हमारे कम है यहाँ पे, ठीक है, बोरिंग्स हमारे पास बहुत ज्यादा हो रही है, खर्चे हमारे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हमारे को इसलिए जरूरत है इसके अंदर बेटा कि हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो रहा है हमारा, और जो कि नहीं होना चाहिए। अगर हमारा देखा जाए एक्सपोर्ट कम हो रहा है तभी तो बेटा फॉल हो रहा है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और इंपोर्ट अगर हम ज्यादा करते रहेंगे तो हमारा ड्रॉबैक है। अगर इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमिक्स ये बोलते हैं, अगर आपकी कंट्री में एक्सपोर्ट रेट ज्यादा होगा इंपोर्ट रेट से तो आपकी कंट्री डेवलप होगी, आपकी कंट्री ग्रोथ पकड़ेगी, आप टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करेंगे, आप टेक्नोलॉजी से अपडेट रहेंगे। तो पॉइंट है फॉरेन एक्सचेंज में बेटा कि एक्सपेंसेस कम हो, सॉरी एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं और इंपोर्ट बढ़ रहे हैं बेटा हमारे पास।
फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। व्हाट इज इन्फ्लेशनरी? देखो मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए थे कि इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस का बढ़ना गुड्स के, और डिफ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस का कम होना। तो इन्फ्लेशन स्पाइरल, राइज इन प्राइस डिपेंड ऑन द मॉनसून, क्लाइमेट एंड सो मेनी ऑन। कहता है अब अभी आपसे एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जीरी की बात करते हैं, वीट की। अगर हमारी देखो क्लाइमेटिक कंडीशन खराब हो गई और मॉनसून आ गया और हमारी उसकी कटाई हो रही है और वो हमारे खराब हो गई सारी की सारी, तो नेचुरल होता है इन्फ्लेशनरी प्राइसेस बढ़ जाएंगे उस चीज के। एक पर्टिकुलर कमोडिटी का मॉनसून आ रहा है और हमने उसकी कटाई करी, उस समय में मॉनसून आ गया और हमारी सारी की सारी जितनी भी हमारी कल्टीवेशन है वो सारी खराब हो गई। तो इन्फ्लेशनरी स्पाइरल आपको ये बोलता है कि उस समय प्राइसेस का बढ़ना। तो अगर इन प्राइसेस की स्टेबिलिटी बनी रहे इकोनॉमी के अंदर, चीजों के गुड्स की स्टेबिलिटी बनी रहे, तो पुअरर कैन अफोर्ड इजीली, मीडियोकर कैन अफोर्ड इजीली एज वेल एज सिम्योटिक। यहाँ पे पॉइंट यहाँ ये आता है बेटा कि इन्फ्लेशनरी स्पाइरल ये बोलता है प्राइसेस स्टेबल रहने चाहिए, इन्फ्लेशन नहीं होने चाहिए प्राइसेस में। एंड फिफ्थ पॉइंट इज हियर पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू। व्हाट इज पीएसयू हियर एंड व्हाट इज पुअर परफॉर्मेंसेस? बहुत ज्यादा पुअर, बेकार, गंदी कंडीशंस है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की। वो कहता है हजारों करोड़ रुपए हमने लगा दिए अंडरटेकिंग में, कि 1000 करोड़ इज स्पेंडेड इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पीएसयू। दिस इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अगर हम इतना पैसा लगा रहे हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर बेटा, तो हमारे को इसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए। इंडियन इकोनॉमी का ड्रॉबैक ये है बेटा, हम खर्चे करे जा रहे हैं, एक्सपेंसेस हम इंक्रीज कर रहे हैं, हमारे पास रेवेन्यू के सोर्सेस नहीं है, हम लोग एजुकेट नहीं हो पा रहे, हम उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं रिसोर्सेज का इकोनॉमी के अंदर। अगर इकोनॉमी में प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो तो हमारे पास पुअर परफॉर्मेंसेस ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। सरकार अपनी जितनी इंपॉर्टेंट पूंजी जो लगा रही है, जो कैपिटल लगा रही है सरकार इकोनॉमी के अंदर, अगर वो सही जगह प्लेस हो तो हमारे पास पुअर सेक्टर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में कभी भी पुअर परफॉर्मेंसेस हो ही नहीं। तो हमारे पास 5 मेन इकोनॉमिक पॉलिसी के पॉइंट बने, इकोनॉमिक रिफॉर्म के पॉइंट बने कि हमें क्यों जरूरी है, व्हाई वी नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की हमारे को क्यों जरूरत है? फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया हाई फिस्कल डिफिसिट, नेक्स्ट पॉइंट बताया बीओपी क्राइसिस बच्चे, थर्ड पॉइंट बताया फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन स्पाइरल जिसमें राइज होते हैं बेटा प्राइसेस डिपेंड ऑन द क्लाइमेटिक एंड सो मॉनसून, एंड नेक्स्ट इज पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू, दिस इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। These are the main 5 points which we are discussed today. Okay. हमारे पास इस स्टडी को करने के बाद, ये बेसिक चैप्टर की एक इंट्रो पढ़ने के बाद, हमारे पास 3 मेन हमारे पास इकोनॉमिक पॉलिसीज आई, which I told you earlier before. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, 3 पॉलिसीज आई बेटा। अगर हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो आज एक डिस्कस करेंगे सिर्फ लिबरलाइजेशन के बारे में 10। देखिए लिबरलाइजेशन क्या बोलती है, यहाँ पे बोलता है कि लिबरलाइजेशन बेटा इट रेफर टू इकोनॉमी मींस जहां पे फ्रीडम ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, यहां पे मैंने लिखा ना फ्रीडम इन प्रोड्यूसिंग गुड्स। अगर हम गुड्स को, यूनिट्स को फ्रीडम है इसके अंदर, इस इकोनॉमी में डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल इंपोज्ड बाय गवर्नमेंट। इसके अंदर क्या रहा है, डायरेक्ट और फिजिकल इंपोज करती है सरकार लिबरलाइजेशन में, गवर्नमेंट का कंट्रोल है। गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं बट इसके अंदर लाइसेंसिंग चाहिए हमारे को, क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट आती है। लिबरलाइजेशन में वर्ड आ गया GOVT, गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है, डन। इसके अंदर क्या रहता है, हमारे पास कुछ नोटेबल पॉइंट हैं जो कि हमें नोट करने हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट आता है बेटा, हमारे पास 1991 में इंपोज करे गए डोमेस्टिक इकोनॉमी में प्राइवेट एंटरप्राइजेस आए, जिनके कारण हमारे पे इंक्लूड हुआ इंडस्ट्रीज के लिए और ट्रेड के लिए हमें लाइसेंसिंग पॉलिसी लेके आनी पड़ी। देखो बहुत सारे ऐसे काम चल रहे थे जिसके कारण जो इंडस्ट्रीज हैं और लाइसेंसिंग पॉलिसीज की जिनकी हमारे को जरूरत है, कुछ ऐसे गुड्स हैं देखिए जिनको प्रोड्यूस करने में, जिनको एक्सपोर्ट करने में, अपनी कंट्री के अंदर भी और अपनी कंट्री से आउटसाइड भी, ठीक है, जिसमें हमारे को लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ती है। These include industry licensing system, price control और financial control over the goods, import licensing control policy। कहता है इसके अंदर सारी की सारी licensing policies की हमारे को जरूरत पड़ती है liberalization के अंदर, जो कि मैंने लिख दिया in place of licensing for industries and trade करने के लिए। नंबर 2, गवर्नमेंट को शॉर्ट कमिंग की अगर हम बात करें इसके अंदर, तो अकाउंट टू कंट्रोल करना पड़ता है पूरी इकोनॉमी को। इसके अंदर लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट कंट्रोल करती है पूरी इकोनॉमी को, किस चीज के कितने प्राइस रखे जाएं। अगर मार्केट इकोनॉमी बिल्कुल इन्फ्लेशन हो चुके हैं मार्केट, ठीक है, हमारी कंट्री में बिल्कुल मतलब बिल्कुल रिसेशन पीरियड आ गया, उस सिचुएशन में हमारी इकोनॉमी को कैसे हैंडल करेगी गवर्नमेंट।
तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए लिबरलाइजेशन पॉलिसी निकाली गई, ठीक है।